मॉर्निंग बच्चे, आपके YouTube चैनल साइंस स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। बच्चे, पिछले वीडियो में आप लोगों ने किरचॉफ के दोनों नियमों को पढ़ा। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? एक वैज्ञानिक थे व्हीटस्टोन, उन्होंने ही इस ब्रिज को बनाया। यहाँ ब्रिज का मतलब पुल नहीं है, ये भी एक प्रकार का सर्किट है और जटिल सर्किट है, और जटिल सर्किटों का निदान केवल किरचॉफ के नियमों से ही हो सकता है। तो हम लोग किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की शर्त भी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक चतुर्भुज की चार भुजाओं के रूप में चार प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। जैसे देखिए, ये ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। इसकी चारों भुजाओं ए बी बी सी सी डी और ए डी में चार प्रतिरोधों को जोड़ा गया। ये चार प्रतिरोध पी क्यू आर और एस हैं, और इस चतुर्भुज के दो शीर्षों बी और डी के बीच एक गैल्वेनोमीटर और एक प्लग कुंजी लगा दिया जाता है, जबकि शेष दो सिरों ए और सी के बीच एक सेल और एक प्लग कुंजी लगा दिया जाता है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की चर्चा हो गई। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? हम मान लेते हैं कि ये चतुर्भुज में चार प्रतिरोध पी क्यू आर और एस लगे हुए हैं, और इनसे धाराएं क्रमशः पी से जो है धारा I1 प्रवाहित हो रही है, क्यू से धारा I2 प्रवाहित हो रही है। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है, लेकिन आर और एस से धाराएं दूसरे वाइज में प्रवाहित हो रही हैं, I3 और I4, जबकि गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा IG है, और एक सेल लगा हुआ है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो बच्चे, ये व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन में कब होगा? ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की स्थिति को प्राप्त करें। 5 नंबर में पूछता है किरचॉफ के नियमों को लिखें और व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की शर्त प्राप्त करें। तो आइए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की शर्त प्राप्त करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की शर्त। ध्यान दीजिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन में तब होता है जब गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। अर्थात गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा IG का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन में होने के लिए गैल्वेनोमीटर से जो प्रवाहित धारा है IG का मान 0 होना चाहिए, IG बराबर 0। अब आइए हम लोग बारी बारी से किरचॉफ के दोनों नियमों का प्रयोग करके निकालेंगे। अब आइए किरचॉफ के पहले नियम का प्रयोग करते हैं। तो किरचॉफ का पहला नियम सबको मालूम है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। किरचॉफ का पहला नियम संधि या बिंदु रूप में होता है, या संधि के लिए होता है, उसको संधि नियम इसीलिए कहते हैं। तो आइए हम चलते हैं बिंदु बी पर। तो किरचॉफ का पहला नियम याद कीजिए, किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजीय योगफल 0 होता है, या आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, दोनों में से कोई भी हम लोग ले सकते हैं। अगर बिंदु बी पर आने वाली धारा को हम पॉजिटिव माने तो वहाँ से जाने वाली धारा को निगेटिव मानेंगे। तो आइए बिंदु बी पर देखिए, यहाँ आने वाली धारा I1 है और जाने वाली धाराएं I2 और IG हैं। तो अगर ये पॉजिटिव लेते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो बिंदु बी पर क्या हो जाएगा? I1 पॉजिटिव होगा तो I2 और IG निगेटिव होगा, -I2 -IG, इन सभी धाराओं का बीजीय योगफल क्या होगा? 0 होगा। अब चलिए ज़रा देखिए, तो I1 -I2, और चूँकि IG का मान क्या है? 0 है, बराबर 0। तो I1 -I2 बराबर 0, यानी I1 बराबर I2।
I2 को उधर लेके चले गए, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। तो ये तो बिंदु B पर निकाला। इसी तरह बिंदु D पर निकालते हैं तथा बिंदु D पर। अब देखिए ज़रा बिंदु D पर, तो बिंदु D पर आने वाली धारा I3 और IG है, जबकि जाने वाली धारा I4 है। तो ये और ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस IG माइनस I4 बराबर 0। अब IG का मान 0 हो गया तो I1 माइनस I4 बराबर 0 यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि IG बराबर 0। तो I1 माइनस I4 बराबर 0, तो I4 को उधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, I1 बराबर I4। इसको हम समीकरण नहीं सॉरी गलती हो रहा है, I3 होगा, सॉरी आने वाली धारा I3 है और IG है, यहाँ गलत लिखा गया बाबू, ध्यान दीजिएगा। बिंदु D पर आने वाली धारा I3 है और IG है, तो यहाँ I3 हो जाएगा, यहाँ पर I3 हो जाएगा, यहाँ पर भी फिर I3 हो जाएगा। तो I3 इक्वल टू I4, ठीक है। अब हम समीकरण 1 में 2 से भाग दे देते हैं। समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, दे दीजिए भाग समीकरण 1 में 2 से, तो क्या हो जाएगा, बाएं वाले में बाएं वाले से भाग, दाहिने वाले में दाहिने वाले से भाग, तो हो जाएगा I1 बटा I3 बराबर I2 बटा में I4। ये हो गया समीकरण 3। तो ये किरचॉफ के पहले नियम से हमने निकाल दिया। अब चलते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम का प्रयोग करते हैं। तो आपको मालूम है किरचॉफ का दूसरा नियम बंद जाल के होता है, या जाल किसी बंद खंड से। ये बंद जाल है A B D A और एक बंद जाल B C D B। तो चलते हैं अब किरचॉफ के दूसरे नियम का प्रयोग करते हैं। अब किरचॉफ के दूसरे नियम से, तो किरचॉफ का दूसरा नियम याद कीजिए, नियम से बंद पास कौन है, बंद पास A B D A, बंद पास A B D A। देखिएगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा, हमारा चलने का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है, A B D A ऐसे चल रहे हैं। तो आपको बताया है मैंने कि अगर धारा की दिशा में ये जो पाथ है हमारा चलने का जो डायरेक्शन है, अगर उस दिशा में धारा है तो पॉजिटिव, अगर उसके अपोजिट है तो निगेटिव। आइए देखिए, इसमें तो कोई विद्युत वाहक बल लगा नहीं है, इसलिए विद्युत वाहक बल का कोई टेंशन नहीं है। आइए देखिए, तो इस दिशा में चल रहा है ऐसे, तो धारा भी इसी दिशा में जा रहा है, तो I1 पॉजिटिव होगा, IG भी पॉजिटिव होगा, और ऐसे चलेंगे तो I3 इधर आ रहा है, हमारे चलने का डायरेक्शन ऐसे है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये दूसरा नियम क्या कहता है, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल। तो क्या हो जाएगा, बंद पास A B D A में, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, I1 इंटू P पॉजिटिव होगा, I1 इंटू P प्लस ये भी पॉजिटिव होगा, डायरेक्शन ऐसे चल रहा है, IG इंटू G, IG इंटू G। अब ये देखिए, चलने का डायरेक्शन हमारा ऐसे है और I3 धारा ऐसे बह रहा है, तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस I3 इंटू प्रतिरोध कौन है, R है। इसमें कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं है, इसलिए विद्युत वाहक बल के लिए बराबर क्या दे देंगे, 0, क्योंकि आप पढ़े हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। अब आइए I3 को उधर भेज देते हैं, चाहे पहले 1 मिनट, I1 इंटू P, IG का मान 0 होता है, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा, माइनस I3 इंटू R बराबर 0। यहाँ लिख दीजिएगा, चूँकि IG बराबर 0। अब इसको उधर ले जाइए, तो I1P बराबर I3 इंटू R। अब आप I1 और I3 को एक साइड में कीजिए, तो क्या हो जाएगा, I1 बटा I3 बराबर R बटा P। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 4। तो ये तो बंद जाल इसके लिए हो गया। अब इसमें चलते हैं, तो हम चलते हैं पथ B C D B। चलने का पथ हम कोई भी बना सकते हैं, ऐसे भी चल सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं हम लोग बंद पास का नाम क्या होगा, B
सी डी बी में, जहाँ से चलेंगे वहीं पर पहुँच जाएंगे तो बंद हो जाएगा बी सी डी बी में। आइए देखिए तो ज़रा चलने का डायरेक्शन हमारा ऐसे है भाई, ऐसे डायरेक्शन हो रहा है ऐसे। तो आइए धारा कौन है I2, प्रतिरोध कौन है Q, ये पॉजिटिव होगा तो I2 इंटू Q। अब ऐसे चल रहे हैं, अब देखिए ऐसे चल रहे हैं तो धारा का डायरेक्शन तो इसी में है, लेकिन यहाँ पर धारा ऐसे जा रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा I4 इंटू एस। अब ये देखिए ये भी इसी दिशा में आ रहा है, ये भी उल्टे दिशा में है ऐसे, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस IG इंटू जी बराबर 0। अब चलिए I2 इंटू क्यू माइनस I4 इंटू एस, आई तो 0 हो जाएगा बराबर 0 लिख दीजिएगा चूँकि IG बराबर 0। अब चलिए इसको उधर भेज दीजिए तो I2 इंटू क्यू बराबर I4 इंटू एस, ये हो गया I2 इंटू क्यू बराबर I4 इंटू एस। अब I वाले को एक साइड में करिए तो क्या हो जाएगा I2 बटा में I4 बराबर S बटा में Q। इसको समीकरण मान लेते हैं 5। अब आइए देखिए बच्चे ध्यान दीजिए, समीकरण 3 पर ज़रा विचार कीजिए। I1 बटा I3 बराबर है I2 बटा I4 के, यानी I1 बटा I3 बराबर है I2 बटा I4 के। तो जब ये बराबर है इसका मतलब ये भी बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं समीकरण 3, 4 और 5 से, जब देख रहे हैं ना यहाँ दिया हुआ है यानी ये बराबर है इसके, इसलिए ये भी बराबर होगा उसके। तो लिख देंगे समीकरण 3, 4 तथा 5 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, R बटा P बराबर S बटा Q, R बटा P बराबर S बटा Q। अब ज़रा देखिए तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं P तिर्यक से गुणा कर दीजिए, P गुणे S बराबर Q गुणे R लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, Q को इधर ले जाते हैं, S को उधर भेज देते हैं, तो P बटा Q आई जाएगा उधर तो उसके बटा में जाएगा R बटा में S। यही जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अभिष्ट शर्त हो गया, यही व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अभिष्ट शर्त हो गया। P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, यानी P बटा Q बराबर R बाई एस, यही अभिष्ट संतुलन की शर्त है। तो धन्यवाद बच्चे।